मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी और आज हमारे साथ एक ऐसी मारूफ सियासी शख्सियत मौजूद हैं जिनका सियासी घराने से लंबा ताल्लुक़ है। दादा से लेकर पोते तक MLA रह चुके हैं, सियासत के ज़रिए आवाम की मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के साबिक़ वज़ीर, मारूफ कांग्रेसी रहनुमा और हरियाणा कांग्रेस के साबिक़ सदर जनाब चौधरी आफ्ताब अहमद की। चौधरी आफ्ताब साहब बहुत खैर मकदम है। आज के इस इंटरव्यू में हम आपसे मुल्क के मौजूदा हालात पर और जो इशूज़ है उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि आप मेवात की क़यादत करते हैं पूरे मुल्क में, या मेवात के रहनुमा कहलाते हैं, और जो मेवात है वहाँ मुसलसल लिंचिंग के वाक़यात पेश आए हैं। जो मॉब लिंचिंग हुई है पूरे मुल्क में, तो सबसे ज़्यादा मेवात में हुई, तकरीबन 7-8 केसेस है जिसमें 4-5 में तो बाज़ाब्ता मौत हो गई है। तो जो ये मेवात है जिसको कभी हिंदू मुस्लिम की गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत कहा जाता था, वहाँ इतनी नफ़रत, इतनी तशद्दुद और इंतहा पसंदी कहाँ से आ गई? सबसे पहले मैं मेवात का जो इतिहास में, जो तारीख़ में, जो हमेशा हिंदुस्तान की यकजहती के लिए और हिंदुस्तान की वतन परस्ती के लिए ये इलाका हमेशा जाना गया है। और 1000 साल के जब हम वक्त को देखते हैं, पिछले वक्त को देखते हैं, तो उसमें बहुत सीधे तरीके से इन्होंने ना कभी, चाहे वो कोई अंग्रेज़ हो, चाहे मुग़ल हो, चाहे उससे पहले बलबन हो, चाहे कोई हो, अहमद शाह अब्दाली तक भी हो, कभी उन्होंने किसी की जो है बाहरी किसी भी हुक्मरान की अपनी जो है तस्लीम नहीं करी, उनकी क़यादत कभी तस्लीम नहीं करी। और हिंदुस्तान के लिए और अपनी वतन परस्ती के लिए ये हमेशा जाना जाता रहा। और इसी वजह से आज़ादी में भी 1947 में भी यहाँ के लोगों ने ख़ास तौर पे हरियाणा और राजस्थान के मुस्लिम में लोगों ने महात्मा गांधी से मिलके ये तजवीज़ रखी कि हम इसको ही अपना देश मानते हैं, इसके लिए हमने कुर्बानी दी है। हमेशा हमारे बुज़ुर्गों ने इसके लिए, देश के लिए हमेशा हमने अपनी बेशक जान की परवाह ना करके, जान तक की हमने अपनी कुर्बानी दे के इस देश की यकजहती को बनाए रखा। हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, हम इसी देश को अपना बनाएंगे। जिस तरीके से उसके बाद जो हालात गुज़रे हैं, और बदिस्ता जब पिछले 2014 से जब देख सकते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में क़यादत में आई और राज्य में भी क़यादत में आई, जब से हालात जो है कहीं गौ रक्षक के नाम से, कहीं गौ तस्कर के रोकने के नाम पे, कहीं एक ऐसी लोगों की एक ऐसी जमात तैयार कर दी गई है जो नफ़रत फैला के समाज को में उस चीज़ का अपना एक दहशत बनाना चाहती है। और ये जो आपने सही फरमाया, एक तहज़ीब की एक निशानी थी, मिसाल थी हिंदू मुसलमान यकजहती की, उस मिसाल को आज ये ख़त्म करना चाहते हैं। और किसी तरीके से बेगुनाहों को, कानून को अपने हाथ में लेके गौ रक्षक के नाम पे, कहीं और किसी के नाम पे उनकी हत्या तक कर दी जाती है। उनकी मतलब एक आदमी को कई 10-10, 20-20 आदमी उनको मतलब अकेले तन्हा पाके उनको बेकसूर लोगों को उनको मौत के घाट उतार देते हैं। तो इससे ये लगता है कि यहाँ एक साजिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी RSS की इस जगह को एक ऐसी राजनीतिक अपनी फ़ायदे के लिए एक ऐसी ज़मीन तैयार करी जाए जिससे नफ़रत के बीज बोए जाए। सवाल ये है आफ्ताब साहब कि आपका जो इलाका है इत्तेहाद का, यकजहती क्या आमाजगाह था, तो इतनी जल्दी वहाँ नफ़रत कहाँ से आ गई? अभी आप ही की सरकार थी, कांग्रेस की हुकूमत थी, हरियाणा में बात कर लीजिए तो रियासती सरकार भी भूपेंद्र हुड्डा सिंह की थी, आप भी मिनिस्टर थे, तो बीजेपी के बनते ही वहाँ इतनी नफ़रत, इंतहा पसंदी कहाँ से आ गई? ये कोशिश बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकारों के वजह से होने से 1952 में बाबरी मस्जिद में भी एक कोशिश करी गई थी, लेकिन उसमें बड़ी जल्दी हालातों को काबू पाया गया क्योंकि कांग्रेस सरकार थी। अब की बार कांग्रेस सरकार के जाने के बाद उन ताकतों को, जो ऐसी लोग थे जिनको ये मौका मिलने की वो थी, उनको एक मौका मिला है। और अभी भी मैं कह सकता हूँ ज़्यादा ये वाक़या नहीं है, लेकिन वाक़या हो रहे हैं। और नफ़रत की और जहाँ बात करते हैं उसमें उस नफ़रत के बहुत से आपके सामने मॉब लिंचिंग के तो आते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी घटनाएं जिससे कम एजाज़ कम तरीका जो
शिकार हो रहे हैं लोग वो बहुत ज़्यादा हैं लोगों के, जिसके वजह से लोगों में एक माहौल बनाया जा रहा है, जिससे लोगों में एक डर का माहौल बने, एक डर का माहौल के साथ साथ एक नफरत का माहौल बने और दूसरे लोग इस बात को कह सकें कि हम इनको काबू कर रहे हैं या हम इनको डराने में कामयाब हो रहे हैं, जिससे उनको राजनीतिक फ़ायदा मिल सके। तो जो गौरक्षक है, जो दहशतगर्द हैं, मैं इनको दहशतगर्द ही कहता हूँ, तो ये लोग आते कहाँ से हैं आपके लिए? आपके इलाके के होते हैं, जैसे पहलू खान को गौरक्षकों ने मार दिया, अभी रकबर को मार डाला, हाफिज़ जुनैद को ट्रेन में कत्ल कर दिया, इससे पहले उमर नाम के एक लड़के पर हमला हुआ, और भी कई तरह के वाक़यात थे। तो जो मारने वाले हैं गौ तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर, लोग उसी खित्ते के हैं या बाहर के होते हैं जो आते हैं? ये ज़्यादातर बाहर से इकट्ठे होके एक मजमा बनता है ऐसे सरफरों का, और जिसकी मतलब नीयत में जो है उसमें जो है दंगाई करने का और जिसमें दहशतगर्दी करने का वो लोग इकट्ठे होते हैं। और एक भी जो जुनैद को छोड़ के जितने भी और सारे एक मॉब लिंचिंग हुई है वो सारी राजस्थान की सीमा में हुई है, राजस्थान के लोगों में, वहाँ क्योंकि उनका जो है सरकार बीजेपी की खुले तौर पे उनको जो है संरक्षण दे रही है। क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से आई है, लेकिन राजस्थान में तो ये कांग्रेस बीजेपी का सरकारें बनती रही हैं। तो हरियाणा में ऐसा जुनैद को ट्रेन वाले मसले को छोड़ के और किसी में भी हरियाणा में नहीं हुआ, लेकिन हरियाणा के लोग शिकार जरूर हो रहे हैं। हरियाणा में भी वाक़यात, आप हरियाणा को ये नहीं कर सकते हैं। अभी फरीदाबाद में एक मुस्लिम बच्चे की दाढ़ी काट दी गई, लोन आया। इसी तरीके से फरीदाबाद में नमाज़ पढ़ने का मसला, एक जगह थी लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो नमाज के दौरान उन पर हमला हुआ, अभी भी वो मसला ज़ेर बहस है। तो हरियाणा में भी कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, मॉब लिंचिंग जो ख़ास तौर पे जिसकी आपने कही है वो जो है वो बाहरी जो है हरियाणा के बाहर हो रही है। और इस तरह के नफ़रत के, चाहे वो गुड़गांव में नमाज ना पढ़ने की बात हो, किसी मस्जिद में मीनार को तोड़ने की बात हो, किसी में जो है सुअर जैसे को पलवल में एक मस्जिद में घेर दिया गया जिससे कि यहाँ मतलब लोगों में दंगा भड़के, इस तरह की वाक़यात जो है वो बिल्कुल हर रोज़ ही मतलब जो है पूरे हरियाणा में और ख़ास तौर पे फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, मेवात, गुड़गांव, इस तरीके की यहाँ क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ मुस्लिम इलाका है, तो यहाँ एक कोशिश ज़रूर हो रही है कि किसी तरीके से जो आदमी का अमन चैन है, दोनों जो लोग रह रहे हैं, समुदाय रह रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं नफ़रत को बोया जाए और नफ़रत बो के और राजनीतिक रोटियाँ सेकी जाए। चौधरी साहब, आपने इन सब वाक़यात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, लिंचिंग के लिए या खौफ और दहशत के लिए, लेकिन अगर हम 2014 से पहले वापस जाए तो कांग्रेस में भी इसी तरह था। मतलब वहाँ लिंचिंग तो नहीं हो रही थी, लेकिन दहशतगर्दी के नाम पर मुस्लिम नौजवान को मुसलसल गिरफ्तार किया जा रहा था, उठाया जा रहा था। आज भी वो जेल की सलाखों में बंद है। तो कहीं आपको नहीं लगता है कि खौफ और दहशत पहले भी थी, आज भी उसकी शक्लें बदल गई है? पहले हमला करके या किसी और बहाने मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा था और आज उन्हें मारा जा रहा है। नहीं, हमारे इस इलाके में और कांग्रेस के राज में ऐसे कोई वाक़े नहीं है। हाँ, ऐसे लोग मौजूद ज़रूर थे, लेकिन उनके जो है इतना हौसला नहीं था, उनमें इतना सरकार का जो है संरक्षण नहीं के बजाय उनका डर था कि कानून का, आइन का डर था, जिससे कि कानून के उसमें आ जाएंगे, गिरफ्त में आ जाएंगे। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं आज बिल्कुल बेखौफ है वो, और बाकायदा सरकार की संरक्षण में ये काम हो रहे हैं। उन्हें पता है कि ना कानून, क्योंकि कानून भी लागू करने वाला जो है वो पुलिस इन्हीं के ज़ेर तहत है, तो इसलिए उन्हें पता है कि कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होगी और इनका बचाव किया जाएगा। इसलिए एक घटनाएं जो हैं इस तरह की जो है नफ़रत की और इस तरह की जो दहशतगर्दी है वो अब जाके ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा, बीजेपी को किससे ज़्यादा ख़तरा है, या बीजेपी अपने इक़्तिदार के लिए कौन को ख़तरनाक महसूस कर रही है? मीडिया को, समाजी वर्कर को, सोशल वर्कर को, या फिर कांग्रेस को? नहीं, मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि जो उन्होंने लंबे चौड़े वादे किए जनता से, बहुत सपने बहुत दिखाए, कहीं 15 लाख देंगे, कहीं रोज़गार देंगे, कहीं हम जो है महिलाओं की सुरक्षा देंगे, हम कहीं लोगों को जो है अपनी किसानों को, मजदूरों को, सब वर्गों को एक लोक लुभावने एक सपने दिखाए गए और एक ऐसे आज वो सारे जो है लोगों के सच्चाई हो रही है और लोगों को सच सामने आ रहा है कि ये सिर्फ कोरे इनकी जुमलाबाजी थी और इनको कोई काम नहीं था। आज उस चीज़ को छुपाने के लिए ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को ले जाके
कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे अपनी राजनीति, क्योंकि उस पर उनको राजनीतिक फ़ायदा मिलता है, ये नफ़रत के बीज बो के और धर्म की लड़ाई दिखा के और धर्म को आपस में करके जिसे उसको फ़ायदा मिलता है, उस चीज़ की तरफ ये ले जा रहे हैं। और इसमें कोई दोहराई नहीं कि आज मीडिया पे भी, आज प्रेस की उस पे भी, और जो इस तरह की बातें करते हैं उन पे भी बड़ा एक सुनियोजित तरीके से एक ऑर्गेनाइज मीडिया के खिलाफ जो बीजेपी सरकार है उसने बिल्कुल क्रैक डाउन कर रखा है मीडिया के खिलाफ। कई सीनियर सहाफ़ियों को जो आवाज़ उठा रहे थे उन्होंने टीवी चैनल को छोड़ दिया। उसके जो पसे पर्दा कहानी वो यही है कि हुकूमत का दबाव था। तो मीडिया के खिलाफ बीजेपी के क्रैक डाउन क्यों है, और जो चैनल्स हैं वो मसलसल बीजेपी की तरफदारी कर रहे हैं, तो ऐसा मीडिया पर बीजेपी के इतना दबाव क्यों बनता जा रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या मीडिया से हुकूमत को खौफ है कि अगर मीडिया सच बोलने लगेगा तो जो हमारा राज है वो खुल जाएगा, 2019 में हमारी जीत नहीं हो पाएगी? मैं कहूँगा 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस और टीवी का ऐसा इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए और झूठ अपने को प्रचार करने के लिए उसका फ़ायदा किया। जब तो किया, प्रेस ने किस वजह से साथ दिया वो तो जब दिया, लेकिन अब 2014 से बाद में अगर वो सच्चाई दिखाने की कोशिश करती है तो उसको ये रोकते हैं, और जिससे कि लोगों के सामने सच ना आ जाए और इनका प्रायोजित जो इनके एजेंडा है उसी पे बहस रहे। देश में जो है हिंदू मुसलमान पे बहस रहे, देश में गाय पे बहस रहे, गीता पे बहस रहे, देश में कौन क्या खाता है, किस तरीके का पहनता है, किस तरीके का दिखता है, उसकी बहस रहे, ना कि देश में क्या विकास हुआ, देश में क्या तरक्की होनी चाहिए थी वो हुआ, देश में रोज़गार कितने मिले, देश को कितना, कोई भी किसान वर्ग है, कोई मजदूर वर्ग है, कोई बेरोज़गार है, उसके लिए क्या हुआ, उस चीज़ की बहस ना करके उस चीज़ को, और जो इनको नहीं दिखाता है टीवी चैनल या प्रेस का या जो सहाफ़ी जो इससे इनकी लाइन को टो नहीं करता, इनको नहीं चलता, तो उसको ये अपने रास्ते से हटाने में कामयाब होते हैं। सरकार का चाहे डंडा इस्तेमाल करना पड़े, चाहे कोई और इनको तरीका इस्तेमाल करे, उस चीज़ के लिए ये दिखा दिया इन्होंने कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी किस तरीके से प्रेस के ऊपर इन्होंने आज के दिन लागू कर रखी है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो काम 60 सालों में नहीं किया हमने वो सिर्फ 4 साल में कर दिया है। अब भी वो ये बात कर रहे हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं उसको दावा बहुत बढ़िया तरीके से पेश करते हैं, लेकिन उस दावे की असलियत जो होती है उसमें वो सिर्फ खोखला साबित होता है। वो सिर्फ भाषण देते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई जो है वो जनता के सामने जब आती है। आज महंगाई किस कदर है, जब क्रूड ऑयल की कीमत कम थी, जब भी डीजल जो है 70 रुपये लीटर मिल रहा है, 80 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है इंटरनेशनल, आज डॉलर की क्या रेट है, अर्थव्यवस्था क्या है, आज उसके लिए कभी तो कांग्रेस को जिम्मेदार, कभी उसके लिए मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार को जिम्मेदार, अपने ऊपर जिम्मेवारी कुछ नहीं लेनी। लेकिन उसको लोग अब इसको समझने लगे हैं कि इनके सिर्फ ये खोखले जो है ये भाषण करके किसी चीज़ को अपनी बिकाऊ मीडिया के तहत, अपने चैनलों के तहत उस चीज़ को प्रायोजित करने के चक्कर में है कि हम 2019 में इस चीज़ को, देश को इस माहौल बना दें कि देश में इस तरीके का, जिससे कि हमारे करे हुए काम 60 साल में कुछ नहीं है। आज हम दावे से कह सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान में चाहे किसी भी खित्ते को देख लें, चाहे किसी भी इलाके को देख लें या किसी राज्य को देख लें, जो तरक्की पिछले 60-65 साल में कांग्रेस के राज में हुई, जिस देश में खाने के लिए अनाज जो था 30 करोड़ की जनसंख्या के लिए, आबादी के लिए हमें गेहूं बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, आज वो देश अपने आप में ऐसे हिंदुस्तान को, 2 हिंदुस्तान को खाना खिला सकता है। आज किसान ने कितनी तरक्की करी है, किसी भी क्षेत्र में देख लो, बिजली का देख लो, आज रोज़गार देख लो, और दुनिया में अपने आप को अगर ताकत आर्थिक रूप से अगर हिंदुस्तान ने मजबूत किया है तो आज हिंदुस्तान एक उभरती हुई एक आर्थिक ताकत है जो दुनिया में जिसका लोहा माना जाता है। तो ये सिर्फ 4 साल में किसी चीज़ का कुछ नहीं है, उस चीज़ को डिस्क्रेडिट करने के लिए और कांग्रेस के जो नेताओं को, कांग्रेस के रिजीम को सिर्फ उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए खास तौर पे टारगेट करके इस चीज़ के लिए बीजेपी और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी जी और उनके जो है कैबिनेट के कुलीग उस चीज़ को हमेशा मतलब उस चीज़ को
उसको तरजीह देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को सिर्फ 4 साल में इस बात का पता लग गया कि किस तरीके से देश में नफरत कितनी हो गई। आज देश 21वीं सदी की बात करते हैं, वैसे देश में जो है 14वीं 15वीं सदी का जो है एक माहौल बनाया जा रहा है कि किस तरीके से जातों में, किस तरीके से धर्म के आधार पर राजनीति करी जा रही है, किस तरीके से लोगों को आपस में बांट के अपना राजनीतिक फायदा किया जा रहा है। अब हरियाणा में मिनिस्टर रहे, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर, और कई और मिनिस्ट्री आपके हाथों में थी, और हरियाणा के एक शहर जो दिल्ली से सटा है, गुड़गांव का, वो काफ़ी तरक्की याफ्ता है, और जब उसी से आगे बढ़ते हैं चंद कदम तो मेवात का एरिया शुरू होता है जहाँ वही पुरानी चीज़ें बरकरार हैं, मतलब कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आता है। तो ये फ़र्क आपके कांग्रेस के ज़माने में हुआ, और ऐसा क्यों है? जो इलाका हमेशा जो भी चाहे मुग़ल रहे, अंग्रेज़ रहे, उनके खिलाफ जो लड़ता रहा है, वहाँ हमेशा आप समझ सकते हो कि जो एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की होती है, आज़ादी तो हमें 1947 में मिली, उस मतलब उसका क्या नज़रिया उस वक्त रहेगा। जब आज़ाद हुए तो उसमें आज़ादी मिली तो उसमें जो तरक्की गुड़गांवा को हुई, गुड़गांवा का एक हिस्सा था इलाका, वो वहाँ नहीं हो पाई, जिसकी वजह से। लेकिन हम ये कह सकते हैं पिछले 10 साल के कांग्रेस के राज में, चाहे इंसान की सबसे पहली ज़रूरत पीने के पानी की हो, 400 करोड़ रुपए की लागत से उसको पीने का पानी का, मतलब जब पीने के पानी के ही वो होंगे तो आज उस चीज़ का समाधान किया गया। इल्म की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, चाहे बुनियादी इल्म की बात करें, चाहे स्कूल की, कॉलेज की, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की, चाहे मेडिकल कॉलेज की, चाहे टेक्निकल कॉलेज की, आज हम ये कह सकते हैं हर एक तरह का इंस्टीट्यूट जो है हमारे इलाके में 10 साल की कांग्रेस के राज में हुआ। आज जहाँ सेहत की बात कह सकते हैं, जहाँ डॉक्टर कहते थे डॉक्टर लेडी डॉक्टर नहीं है पूरे ज़िले में, आज एक फ़ख्र के साथ कह सकते हैं शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज सरकार का, अगर पहला मेडिकल कॉलेज रोहतक में बना तो दूसरा मेडिकल कॉलेज बना तो वो हमारे नूह में, मेवात में बना। इस तरीके से सुनियोजित तरीके से, चाहे सड़कों की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, सिंचाई के पानी की बात कर लें, एक सुनियोजित तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क़यादत में हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने इस इलाके को उभारने की कोशिश करी, और पूरी तरीके से इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट थी प्रोजेक्ट थे उसको 5000 करोड़ तक की लागत के जो है हमने प्रोजेक्ट्स को जो है उसको क्रियान्वित किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आज लोगों को, लेकिन ये 4 साल में बीजेपी की सरकार ने वो जो एक रफ्तार थी विकास की उसको रोकने का काम किया, उसको बढ़ाने का काम। आपके मेवात से मुत्तसिल राजस्थान है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश है, दोनों में मेवात भी पड़ता है और दोनों जगह भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो इन दो सूबों में कांग्रेस की क्या करदगी रहेगी? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस वहाँ इक़्तिदार में वापसी करेगी? मैं समझता हूँ कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो हमारे साथ भी लगते हैं, थोड़ा उत्तर प्रदेश बीच में आ जाता है, वहाँ की जनता ने एक जगह तो 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, और एक राजस्थान में 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से उन्होंने 5 साल में राज करके आपसी जो तरक्की के लिए लोगों ने वोट दिया था वो तरक्की ना करके सिर्फ लोगों को एक लोक लुभावने नारे देना, सिर्फ लोगों को एक बात को जो है इस चीज़ के वादे करना कि अब हम ये करेंगे, जब समय रहते तो किया नहीं, अब हम करेंगे। तो लोग आज के दिन, चाहे कोई भी वर्ग है वहाँ, चाहे समाज का कोई वर्ग है, चाहे कोई है, वो आज उनकी सारी असलियत से रूबरू हो चुके हैं। और कांग्रेस जो है वो राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी, दोनों जगह, क्योंकि कांग्रेस के समय के किए हुए राजस्थान में जो काम थे वो उसको लोग अब वापस याद करने लगे, और इस चीज़ का एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट जिस बिना पे दिया था, जिसकी वजह से दिया था, वो उस काम को तो नहीं करके, लेकिन उन्होंने, और आज किसान बेहाल है, मजदूरी नहीं गई, आज नोटबंदी की वजह से देश में जो है अर्थव्यवस्था चौपट तो हुई, लेकिन छोटा मजदूर है, छोटा कह रहे हैं कि राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों जगह कांग्रेस जीत रही है, आपका बिल्कुल हमारा। लेकिन 2019 का क्या होगा? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के जो सदर हैं राहुल गांधी, उनकी क़यादत में कांग्रेस 2019 जीत पाएगी, बीजेपी को हराने में कामयाब होगी, और किस तरह जीत पाएगी? क्या महागठबंधन कामयाब होगा? मैं कह सकता हूँ कांग्रेस सदर राहुल गांधी साहब ने
जिस तरीके से पिछले 4 साल में चाहे वो देश की किसी भी समस्या की बात थी, चाहे देश के सामने जो भी चुनौती की बात थी, और किसी भी वर्ग की अगर आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया है तो वो उन्होंने किया। चाहे किसान की बात थी, चाहे बेरोज़गारों की बात थी, युवाओं की बात थी, और देश में जिस तरीके का एक तानाशाह उन्होंने एक शासन को कायम करने के लिए वो जो बीजेपी की जो कोशिश रह रही है उसके खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो राहुल जी ने लड़ी है। और इसी वजह से उनका जो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस आज पूरे खुले उससे बीजेपी को हराने के लिए और बीजेपी की जो पोल खोलने का काम किया है उसके लिए जितने भी अभियान चलाए हों कांग्रेस ने चलाए। और उसके लिए उन्होंने जिस तरीके से आपने देखा कर्नाटका में भी जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कुमारस्वामी को मतलब जो है अपना समर्थन दे दिया, जिससे कि वो बीजेपी को रोकने के लिए। तो हम ये समझते हैं आज के देश के हालातों को देखते हो और देश में जिस तरीके से आज बीजेपी ने आज देश में जिस तरीके से हालात बना दिए हैं, आज आइन को कहीं ना कहीं वो एक खतरा है, कहीं ना कहीं आयन को बदलने की बात होती है, कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को जो है उसके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि कहीं ख़त्म करें तो क्या उसके नतीजात होंगे। इस तरीके से देश में जो बुनियादी चीज़ें थी, सेकुलर क्रेडेंशियल इस देश के जो बुनियाद है उसको हिलाने का काम करा जाए। जो प्रजातंत्र के जो स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, प्रेस को उसको दबाया जा रहा है। किस तरीके से आज चुनी हुई सरकारों को जो है उसको पलट दिया जाता है। जहां 3-3 विधायक हैं बीजेपी के, वहां बीजेपी की सरकार बनती है। तो आप देख सकते हो कि क्या आज किस तरीके, तो इसको अगर कोई इसको चुनौती को अगर जो है जिसने जनता के सामने लाके और जिस चीज़ के लिए आया है वो कांग्रेस पार्टी आई है और उसकी क़यादत जो है राहुल गांधी जी आए हैं। और उनको चाहे अपनी समान विचारधारा के दलों से इसमें वज़ीर आज़म बनेंगे राहुल गांधी, वो हालात में होगी, लेकिन हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो 2019 में नहीं बनेगी और कांग्रेस बहुत अच्छी उसमें होगी। और जब समय आएगा तो उसमें कांग्रेस के वज़ीर आज़म के लिए इंतखाब जो है हमारे राहुल गांधी साहब का ही होगा। वो कांग्रेस के सदर भी हैं और इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि 2019 के लिए कांग्रेस ने अपनी बुनियादी शुरुआत जो है उसके लिए तैयारियों की शुरुआत भी उसे अपनी तरीके से कर चुकी है। बहुत शुक्रिया चौधरी आफ्ताब साहब। नाजरीन, ये थे हरियाणा के साबिक वज़ीर और मारूफ कांग्रेसी रहनुमा जनाब चौधरी आफ्ताब साहब, जिन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात पर और कांग्रेस के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि मुल्क की जो मौजूदा हुकूमत है उसने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रखा है, मीडिया पर कंट्रोल कर चुकी है, आइन बदलने की बातचीत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की पोजीशन मुस्तहकम हो चुकी है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत बनाने जा रही है। इसके अलावा 2019 में भी कांग्रेस बेहतर कारकर्दगी करेगी, ताहम इनका आज़म है कि बीजेपी 2019 में हुकूमत नहीं बनाएगी। आइए देखते हैं 2019 का क्या होता है। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए आप कहीं भी कभी भी लॉगिन कीजिए www.millettimes.com। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।